हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1.6 से 1.9 तक। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं उन सारी थ्योरी के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट है तो आप उन थ्योरी को भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं लिंक की सहायता से। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन 1.6 स्टूडेंट 4 पॉइंट चार्जेज QA, QB, QC, QD 4 पॉइंट चार्ज दिया गया है, चारों का वैल्यू आपको दिया गया है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक आपका स्क्वायर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में ABCD एक स्क्वायर है जिसके साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया, मतलब इसके हर साइड का लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके चारों वर्टिसेस पे चार चार्ज आप देख सकते हैं, 2 माइक्रोकूलम पॉइंट A पर, B पर -5 माइक्रोकूलम, C पर 2 माइक्रोकूलम और D पे -5 माइक्रोकूलम वैल्यू का चार्ज रखा हुआ है। तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम वैल्यू का जब रख देते हैं तो इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब एक बात तो क्लियर स्टूडेंट कि इस पर टोटल 4 फोर्स लगेगा, 4 फोर्स लगेगा चारों चार्ज के चलते। क्लियर है? देखिए ये ए पर जो चार्ज रखा हुआ है इसके चलते, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 माइक्रोकूलम ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए मान लेते हैं ये ए पर रखा हुआ है तो इस फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं FA नाम दे देते हैं। ये FA फोर्स इस तरह से अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इस तरफ लगाएगा। क्लियर है? दूसरा फोर्स ये बी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो इस पर लगाएगा 1 माइक्रोकूलम पे। क्लियर है? किस तरह से लगाएगा? चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, मतलब इस तरह से इसी लाइन के अलोंग और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसको चलिए हम लोग नाम देते हैं FB। ये फोर्स हो गया आपका FB। चलिए उसी तरह C पर जो चार्ज रखा हुआ है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा, मतलब अपने से दूर इस पर फोर्स लगाएगा, मतलब इस तरह से फोर्स लगाएगा, अपने से दूर धकेलेगा इसको हम लोग नाम देते हैं FC। और सिमिलरली FD, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू का चार्ज है, ये पॉजिटिव वैल्यू का चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, मतलब फोर्स लगाएगा, तो इसको नाम हम लोग दे देते हैं FD। चलिए ठीक है। अब इस पर टोटल ये 4 फोर्स लग रहा है तो हम लोगों को इस पर नेट फोर्स बताना है, मतलब सिंपल ये चारों फोर्सेस का समेशन बताना है, रिजल्टेंट बताना है। क्लियर स्टूडेंट? तो इनफैक्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी भी तरह कोई सॉल्यूशन, कोई इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह फोर्स का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा फोर्स का। पहले तो बेसिक बात याद कीजिए कि दो चार्ज Q1 Q2 जो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उसका वैल्यू होता है फ्रॉम कूलम्स लॉ F = K Q1 Q2/r²। इतना वैल्यू का फोर्स लगाता है। अब ध्यान दीजिएगा ये ए पर यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है इसके चलते जो फोर्स लग रहा है, जो FA ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, FA का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वही मैग्नीट्यूड होगा FC का भी वही मैग्नीट्यूड होगा। क्यों वही मैग्नीट्यूड होगा? क्योंकि ध्यान दीजिए FA और FC का जब आप वैल्यू लिखेंगे, K का तो वैल्यू सेम है, Q1 Q2 यहाँ भी देखिए Q1 Q2 मतलब यहाँ भी 2 × 1 आएगा, 2 × 1 मतलब उसको कॉलम में कन्वर्ट करके लिखते हैं अगर तो, ठीक है, तो 10⁻⁻12 समझ रहे हैं, 2 × 1 आएगा। और इस कंडीशन में भी जब आप FC का वैल्यू लिखेंगे तो उस केस में भी 2 × 1 ही आएगा, मतलब ऊपर में तो वैल्यू सेम आ गया, K भी सेम है, Q1 Q2 का वैल्यू भी, प्रोडक्ट का वैल्यू सेम आ गया, और डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। कितना होगा? इनफैक्ट आप समझ सकते हैं ये स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका एक जो डायगोनल है इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 10√2। तो ये हाफ, ये जो पोर्शन है, मतलब अगर इसको O नाम दें तो OC = OA = OB = OD, ठीक है। ये सारे का लेंथ हो जाएगा 10√2/2, मतलब 5√2, इतना वैल्यू हो जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मतलब आप समझ सकते हैं कि हर FA और FC के लिए, FA और FC का जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सारा चीज सेम आएगा, मतलब FA और FC का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। वन थिंग, साथ ही साथ अब चूंकि मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि 1 न्यूटन का फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है
और 1 न्यूटन का फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एग्जैक्टली उसी तरह ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एफ बी, ये जो फोर्स है एफ बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एफ डी के बराबर होगा, एफ डी के बराबर होगा। अगेन सेम आर्गुमेंट, एफ बी और एफ डी जब इसका मैग्नीट्यूड आप लिखिएगा तो के का वैल्यू तो सेम है, Q1 Q2 चार्ज का प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए इस केस में भी 1 × 5 होगा और इस केस में भी 1 × 5 होगा, 1 × 5। ऊपर वाला सेम रह गया, नीचे वाला डिस्टेंस तो सेम है ही, OB OD इनफैक्ट सब बराबर है, ठीक है। तो FB और FD का भी मैग्नीट्यूड सेम है, साथ ही साथ अगेन FB और FD भी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अगेन FB और FD भी जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा, मतलब फाइनली नेट फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। कोई फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है कि 9 × 10⁹ आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्लियर है। चारों फोर्स इस तरह से इस पर लग रहे हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाएंगे। वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो इनफैक्ट आप सबका वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, एफ ए और एफ सी का वैल्यू निकालिए। एफ ए और एफ सी का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा, सेम वैल्यू का फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में। फिर एफ बी और एफ डी का भी वैल्यू निकालिए, कुछ अलग वैल्यू, कुछ उसका अलग वैल्यू आएगा एफ ए और एफ सी से, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, इसे नेट फोर्स 0 वैसे भी आप ये कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.7a, जो कि इनफैक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट। 1.7a too hot. An electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks. Why not? स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसे मान लिया अगर किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की बात करें तो थ्योरी में काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके चलते जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग इसको शो भी करते हैं, क्लियर है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं हम लोग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, इनमें कहीं ब्रेक नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई नॉट, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट थोड़ा पहले हम बेसिक एक बात आपको अगेन रिकॉल कराना चाहेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको हम बताए थे डिटेल से। छोटा सा एग्जांपल सपोज कीजिए कि मान लिया दो चार्ज है, एक प्लस Q1 एक प्लस Q2, दो चार्ज है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो ये Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगाएगा F। कितना वैल्यू का फोर्स लगाता है तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये चार्ज भी इस पर इतना ही वैल्यू का चलिए फोर्स लगेगा, क्लियर। चलिए ठीक है, फोर्स लगाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि स्टूडेंट ये दो चार्ज जो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है उसके लिए ऐसा नहीं है कि दोनों में किसी भी तरह का कोई फिजिकल कांटेक्ट होता है। दोनों ये ऐसा नहीं कि ये चार्ज जो है इसके पास जाकर नजदीक जाकर और इस पर फोर्स लगाता है, नहीं, ये सर्टेन डिस्टेंस पर भी है तो भी ये इस पर फोर्स लगा देता है। एग्जैक्टली ये भी इसी तरह इस पर फोर्स लगा पाता है कुछ दूरी पर रहने के बाद भी। कोई कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज के पास जाएगा तभी वो फोर्स लगा सकता है। तो कैसे ये फोर्स लगाता है, जब ये चार्ज इससे इतनी दूरी पर है तब ये इस पर कैसे फोर्स लगाता है, तो इनफैक्ट इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। कि भाई इसके चलते क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जिस तरह से ये इमर्ज करना होगा और इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफैक्ट इस चार्ज पर फोर्स लगाता है, इस चार्ज पर फोर्स लगाता है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, ये बेसिक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसमें कहीं ब्रेक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं ब्रेक हो सकता है, तो सपोज कीजिए, चलिए इस चीज को समझते हैं। सपोज कीजिए कि मान लिया अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसमें हम सर्टेन ब्रेक हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लिया ब्रेक है, यहाँ पर ब्रेक है, चलिए ठीक है। अब अगर यहाँ पर ब्रेक है तो सपोज कीजिए यहाँ पर एक दूसरा हम Q डैश चार्ज को रख देते हैं। जब Q डैश चार्ज को रख देंगे तो ऑब्वियस है जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस इतने से छोटे से रीजन में, इस पार्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है और यहाँ पर इस चार्ज को जब रखेंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा निश्चित रूप से। उस हिसाब से
वन थिंग। लेकिन समझिए कि कुलम साहब बताए थे कि भाई अगर दो चार्ज मान लिया सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो निश्चित रूप से ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। अब यहाँ पर अगर मान लिया कि गैप है तब यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, जबकि कुलम साहब बताएं कि नहीं, उससे मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर इस सर्टेन डिस्टेंस से कुछ भी डिस्टेंस पर रखा गया है तो निश्चित रूप से फोर्स लगाएगा, तो निश्चित रूप से फोर्स लगाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि फोर्स चार्ज जाकर नहीं लगाता, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के चलते ही फोर्स लगता है किसी दूसरे चार्ज पे। क्लियर है? तो ऑब्वियस है, यहाँ से बिल्कुल ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एवरीवेयर वो एग्जिस्ट करता है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं हो सकता है, वो कंटिन्यूअस कर्व होता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, ये पहला पार्ट था 1.7 का, ए था स्टूडेंट, अब इसमें ब्रेक नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं। बी पार्ट में एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। बी पार्ट में अगेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्योरी में हम लोग वहाँ पर डिटेल देखे थे उसके प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट, कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग डिटरमिन करते हैं, कैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था कि अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो वहां पर हम सिंपल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है, कट नहीं कर सकता, क्यों नहीं? तो सपोज कीजिए कि मान लेते हैं अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से इमर्ज हो रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से इमर्ज हो रहा था, दोनों एक दूसरे को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अब जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिएगा वहां पर इनफैक्ट दो टेंजेंट हो जाएगा, दो टेंजेंट, एक ये कर्व है तो इस कर्व के लॉन्ग एक ये टेंजेंट हो जाएगा, एक ये जो कर्व जा रहा है तो इस कर्व के लॉन्ग एक और दूसरा टेंजेंट हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, चूंकि टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एट ए टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक ही डायरेक्शन होगा ना, कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ से ये प्रूफ होता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता। क्लियर स्टूडेंट? काफी डिटेल से इन सारे चीज को हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज में, वहां पे आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 स्टूडेंट। में क्या कर स्टूडेंट? 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। चलिए ठीक है, 1.8 में दो पॉइंट चार्ज है, एक QA है, एक QB है। QA का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर जो चार्ज है दिस इज 3 माइक्रोकूलम, और QB का जो वैल्यू है दिस इज -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। चलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, दिस इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये A पॉइंट इसको एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज योर B पॉइंट, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट ये हो गया, मतलब ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, वो जो मिड पॉइंट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट, एट द मिड पॉइंट O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए, ये जो चार्ज QA है, Q है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा O पॉइंट पर, और ये जो -3 माइक्रोकूलम है इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पर देखें किस डायरेक्शन में, उसका तो उसको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका QA, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है इससे दूर, मतलब कि सिंपल अलोंग द लाइन, ये दोनों को ये एक लाइन से ज्वाइन किए, इसी लाइन के अलोंग, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे मान लेते हैं, ये इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज EA। ये चलिए, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज की तरफ होता है,
टुवार्ड्स द चार्ज होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं ईबी, इसको मान लेते हैं ईबी। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करना भी बहुत आसान है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है। आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन है। इसको मतलब हम लोग डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं स्टूडेंट, दिस विल बिकम ईए प्लस ईबी। डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। और इसका डायरेक्शन लिखें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स ओबी, ओबी की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए ईए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इसके चलते क्या हो जाएगा, के क्यू ए डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मान लेते हैं आर, अभी मान लेते हैं तो ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। चलिए ईबी जो है वो कितना है, के क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये तो ओबी की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, के आपका कॉमन है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो आर स्क्वायर आर कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्यू ए प्लस क्यू बी। ध्यान दीजिएगा क्यू ए प्लस क्यू बी ये आपका अंदर में आ गया 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस क्यू बी कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6, ये इतना कूलम ये भी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2, this becomes 54 into 10 to the power 5 वाट न्यूटन पर कूलम। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 से यहाँ पर डिवाइड कर दे 5.4, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज 1.8 का स्टूडेंट ये हो गया। क्लियर है? इतना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओबी के डायरेक्शन में, ओ पॉइंट पर। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ए पार्ट में इसका बी पार्ट भी है स्टूडेंट। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अब अगर इस पॉइंट पर क्वेश्चन कर रहा है बी पार्ट में कि इस पॉइंट पर एक हम चार्ज अगर रख दे, कितना वैल्यू का, नेगेटिव चार्ज -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, इतना वैल्यू का चार्ज लगते हैं तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। सिंपली वी हैव इक्वेशन F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू QE। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, वहां पर चार्ज जो रख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो कितना वैल्यू का फोर्स है वो निकल जाएगा। क्लियर है? तो कितना Q का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ओबी के तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपको फाइनल, इसका फाइनल आंसर हो गया टुवार्ड्स ओबी। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ओबी के तरफ। अब यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो डायरेक्शन, इस पर फोर्स जो लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है? यहाँ वेक्टर रिलेशन से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज वहां पर रख देंगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है? मतलब कि ये फोर्स का डायरेक्शन अगर लिखें तो इसका डायरेक्शन आप लिखेंगे टुवार्ड्स ओए की तरफ। क्लियर है? चलिए इसको आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे। दिस बिकम्स 8.10 into 10 to the power -3 न्यूटन। 8.10 into 10 to the power -3 न्यूटन, ये आपका हो गया टुवार्ड्स ओए। इतना वैल्यू का फोर्स लगेगा इस पर ओए के डायरेक्शन में। क्लियर? बहुत ही इनफैक्ट सिंपल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब है स्टूडेंट, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.9।
क्वेश्चन नंबर 1.9 1.9 में स्टूडेंट क्या कर रहा है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, दिस इज लोकेटेड एट पॉइंट दिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। चलिए 2 पॉइंट आपको दिया गया है, ये मान लिया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस यही डायरेक्शन में माने, आप एक्स इधर भी मान सकते हैं, वाई इधर भी मान सकते हैं, जेड इधर भी मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग का हैबिट होता है कि हम लोग एक्स डायरेक्शन इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं। तो चलिए उसी के हिसाब से चलते हैं। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, जो कि इस तरह से आप समझ रहे हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस। चलिए ठीक है, 2 पॉइंट आपको दिया गया है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। चलिए अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो देखिए हम इसका नेगेटिव जेड एक्सिस से दिखाते हैं, दिस इज योर माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस है, ठीक है। चलिए ठीक है, ए पॉइंट आपका ध्यान दीजिए, ये कहाँ पर है, 0 0 -15, ए पॉइंट आपका मतलब यहाँ कहीं है, ये ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 0 0 -15। ऑब्वियस है जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पे 0, वाई कोऑर्डिनेट पे 0, जेड का सर्टेन वैल्यू होगा तो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ माइनस में है, तो ठीक है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका, बी आपका कुछ इधर है, बी आपका कुछ इधर है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 +15। चलिए ठीक है, ए पॉइंट पर आपका चार्ज रखा हुआ है, ए पर चार्ज रखा हुआ है कितना वैल्यू का, ये आपका ए हो गया, ए पर आपको जो चार्ज है ये है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। और ये जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे आपका चार्ज रखा हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियस है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों चार्ज को ऐड करेंगे। ये पर कितना चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस बी पर कितना चार्ज है -2.5 इंटू 10⁻⁻7, दोनों चार्ज का तो वैल्यू सेम ही है, बिल्कुल सेम है, तो सिंपल क्या हो जाएगा 0 कूलम हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का क्या होगा। इनफैक्ट स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि ये दोनों चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑफ अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं, QD, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखिए, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का हम पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, QD किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखिए, किसी एक, दोनों चार्ज का तो ऑब्वियस मैग्नीट्यूड बराबर ही है, यहाँ पे ऐसे भी डाइपोल है तो बराबर ही होगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इंटू, ध्यान दीजिएगा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस लिखना है, ये है 15, इधर भी 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया, क्लियर है। चलिए ठीक है, यहाँ से 2.5 इंटू 30 ये इतना हो गया 75 इंटू 10⁻⁻9 क्या कूलम मीटर। इसको थोड़ा सा इस तरह से सजा के लिख सकते हैं, 10 से डिवाइड किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, -8 कूलम्ब मीटर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होता है और कन्वेंशनली स्टूडेंट इसका डायरेक्शन, थ्योरी में सारा डिटेल हम लोग देख चुके हैं, कन्वेंशनली इसका डायरेक्शन हम लोग लेते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं along BA, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.9, ठीक है, along BA आप लिखिए, along नेगेटिव जेड एक्सिस, जो भी लिखिए सब एक ही बात है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।